गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको CSIR नेट, UGC नेट, MP सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेहरा क्लासेस के द्वारा जो भी आपको क्लासेस हैं, जो कोर्स हैं, जो फीस है, जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। तो आप मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, जिसके अंतर्गत आपका MPGK आता है, उससे संबंधित प्रश्नों पर डेली वीडियोज़ के थ्रू चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 2 जो है मध्य प्रदेश की, उसमें दिया गया है आपको MP की ज्योग्राफी, और हम MP की ज्योग्राफी को ही फ़िलहाल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने MP की सॉइल यानी कि मध्य प्रदेश की जो मृदा है, मिट्टियाँ हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के वन संसाधनों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वन संसाधनों से संबंधित हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न मध्य प्रदेश के वन संसाधनों से संबंधित। पहला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर 2 साल में आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके बाद अभी 2026 में आएगी 2025 की। तो अभी फ़िलहाल तक तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 की है वो पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए हमें जो है 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ करके चलना है। जो रिपोर्ट है वो 1 साल बाद पब्लिश होती है। जैसे 23 की रिपोर्ट है, ये 24 में पब्लिश हुई, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने जो जो 21 की रिपोर्ट है वो 22 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये जो 23 की रिपोर्ट है ये 24 में पब्लिश हुई। अब जो 25 की रिपोर्ट है वो 26 में पब्लिश होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश का टोटल वन क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक सेकंड, ये ऑप्शन गलत दिया है। ये जो डाटा दिया है ये है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। मध्य प्रदेश का 2021 की रिपोर्ट में क्षेत्रफल कितना था, 77,493.60, यानी कि लगभग 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 420 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है और अभी हो गया है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो डाटा दिया है ये दिया है आपको 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये PDF में गलती हो गई है, मैं PDF को करेक्ट कर दूंगा, जब एप्लीकेशन पे इसको अपलोड करूंगा तब इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, लेकिन ये जो डेटा लिखा है ये गलत है। क्या है इसके आगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट। देखो, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हर 2 साल में आती है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक कई बार पूछे गए हैं। MP की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम में आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं और उन 8 से 10 जो टॉपिक्स हैं और जो एरिया है उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सही होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट, इसीलिए मैंने इस PDF में क्या किया है, करीब 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है। अभी लेटेस्ट जो 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको कवर किया है। पहला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब इस चीज़ को याद रखना
एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है प्रतिशत। ठीक है, मान लो एक जिला है ये, इस जिले का नाम है ए, और एक जिला है बी, इस जिले का नाम है बी। अब इस जिले में ना 50% भाग पे क्या किया जाता है, वन पाए जाते हैं, ऐसा मान लो। इस जिले में जो है वो 70% भाग में जंगल पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा, जल कह दिया क्या गलती से, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 70% क्षेत्रफल जो है वो जंगल ने कवर कर रखा है, और यहाँ पे 50% क्षेत्रफल जो है वो वनों ने कवर कर रखा है। वन बोलो, जंगल बोलो, फॉरेस्ट बोलो, एक ही बात है। लेकिन इस जिले का क्षेत्रफल ज़्यादा है और इस जिले का क्षेत्रफल कम है। मान लो इस जिले का क्षेत्रफल है 100 स्क्वायर किलोमीटर और इस जिले का क्षेत्रफल मान के चलो है 40 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जब ये 40 स्क्वायर किलोमीटर का आप 70% निकालोगे तो ये 28 के आसपास आएगा। 28 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे है, और ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का जब आप 50% निकालोगे तो आपका आएगा 50 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो ये जो जिला बी है यहाँ पे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि इस जिले के टोटल क्षेत्रफल के 70% भाग पर जंगल हैं। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर ये जो जिला ए है यहाँ पे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वन पाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कुछ जिले होंगे जहाँ पे पाए जाएंगे, और सबसे ज़्यादा वन जो है वो प्रतिशत के आधार पर कुछ जिले होंगे जहाँ पे होंगे। इसी प्रकार से सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर। ये 4 मेन टॉपिक होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल जो है, सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस जिले में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो जंगल है, जो वन है, वो बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये रही आपके सामने लिस्ट। पहले नंबर पे है बालाघाट, दूसरे नंबर पे है छिंदवाड़ा, तीसरे पे है बैतूल और चौथे पे है मंडला। ये चारों के चारों जो जिले हैं उनमें कितने एरिया में जंगल पाए जाते हैं। आप चाहें तो इस डाटा को फॉरगेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि बालाघाट पहले पे है, दूसरे पे छिंदवाड़ा, तीसरे पे बैतूल और चौथे पे मंडला, क्षेत्रफल के आधार पर। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये मैप तो क्यों ही लगाया मैंने, ये इधर देख लीजिए। ये है बालाघाट, ये है आपका सिवनी, ये है आपका छिंदवाड़ा और ये है आपका बैतूल। तो पहले नंबर पे बालाघाट है, बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल है क्षेत्रफल के आधार पर, और उसके बाद चौथे नंबर पे है मंडला। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में 2021 की तुलना में कितने % की कमी देखने को मिली है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 2021 में मध्य प्रदेश में टोटल वन क्षेत्रफल था 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, अभी है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको इसमें से घटा दोगे तो आपको मिलेगा डेटा 420 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2021 की तुलना में 2023 में मध्य प्रदेश में 420 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी देखने को मिलती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिला कौन सा। मतलब एक जिले के बारे में पूछा है कि सबसे कम न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम या राजगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। उज्जैन वो जिला है मध्य प्रदेश का जहां पे फॉरेस्ट यानी कि जंगल प्रतिशत के आधार पर सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं उज्जैन के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका शाजापुर। ये शाजापुर सेकंड रैंक पे आता है। किस आधार में, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जंगल जो है वो पहले नंबर पे उज्जैन है, दूसरे पे शाजापुर है और तीसरे पे आगर मालवा है। ठीक है, और चौथे पे आपका राजगढ़ आता है। तो ये 4 जिले हैं जहां प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन पाए जाते हैं 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
इनको याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, यूएसए। अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए। यू का मतलब है उज्जैन, जहां सबसे कम है। एस का मतलब शाजापुर, और ए का मतलब है आगर मालवा। ठीक है, तो ये टॉप 3 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब ये आपको 2023 ये लिस्ट भी दे रखी है यहाँ पे। तो पहले पे क्या है आपका? उज्जैन है, दूसरे पे शाजापुर है, तीसरे पे आगर मालवा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि उज्जैन में 0.69% वन पाए जाते हैं, शाजापुर में 0.84% और आगर मालवा में 1.83%, और 4th नंबर पे है रतलाम। मैंने आई थिंक गलती से ऊपर राजगढ़ बता दिया है ना, तो वो राजगढ़ नहीं है, रतलाम है। तो ये रतलाम में कितने पाए जाते हैं? 2.45%। अब ये परसेंटेज आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको याद करने जाओगे तो आपको ये रैंकिंग भी याद नहीं रहेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये रैंकिंग, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूनतम 1% किस जिले में है। ठीक है, न्यूनतम 1% के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे 3 से 4 जिले। अब ये प्रतिशत के आधार पर आपको 4 जिले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कई बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कई बार सबसे ज़्यादा सबसे कम, इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे यहीं से जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हमेशा की तरह मध्य प्रदेश है आपका, जहां सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश काफ़ी समय से नंबर 1 पे है और फिलहाल भी नंबर 1 पे है। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में हमें 420 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब देखो, परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पहले नंबर पे आता है उमरिया। ठीक है, जहां प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, लगभग 50% क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं। दूसरे पे आता है आपका बालाघाट, आई थिंक 52 या 53% के आसपास यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, बालाघाट के बाद तीसरे पे आता है श्योपुर, और श्योपुर के बाद चौथे पे आता है आपका मंडला। ये जो मंडला है, ये क्षेत्रफल के आधार पर भी चौथे नंबर पे है और प्रतिशत के आधार पर भी चौथे नंबर पे है। ये जो बालाघाट है, क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पे है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर दूसरे नंबर पे है। अब प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा तो ये हो गए, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कौन है? अभी ऊपर देखा यूएसए, यूएसए मतलब उज्जैन, एस मतलब शाजापुर। ठीक है, उसके बाद आगर मालवा, और उसके बाद क्या था? रतलाम। ये प्रतिशत के आधार पर हो गए जहां सबसे कम परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट है। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट है। ये बिल्कुल रट लेना, छाप लेना अपने दिमाग में। फर्स्ट पे उमरिया, सेकंड पे बालाघाट, थर्ड पे श्योपुर, और फोर्थ पे है मंडला। छिंदवाड़ा नहीं है, मंडला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये जो 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जिले में है? अब देखो, परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा सबसे कम अभी देखा ऊपर, ये परसेंटेज के आधार पर ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम किस जिले में जंगल पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जंगल किस जिले में पाए जाते हैं? अभी पढ़ के आए हैं, पहले नंबर पे आपका बालाघाट, दूसरे नंबर पे है आपका छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे है आपका बैतूल, चौथे नंबर पे है आपका मंडला, क्षेत्रफल के आधार पर। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम, ये तो थी सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम फॉरेस्ट या जंगल
किस जिले में पाए जाते हैं? शाजापुर, भिंड, राजगढ़ या रतलाम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका शाजापुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम फॉरेस्ट जो है वो शाजापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाजापुर। लेकिन शाजापुर तो फर्स्ट सबसे कम है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरे पे उज्जैन है, तीसरे पे आगरमालवा और चौथे पे निवाड़ी। ये भी याद रखना, परसेंटेज के हिसाब से उज्जैन जो है वो फर्स्ट पे है, सबसे कम में, सेकंड पे शाजापुर है। क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट पे क्या है? शाजापुर, और सेकंड पे उज्जैन है। आगरमालवा क्षेत्रफल के आधार भी थर्ड है और प्रतिशत के आधार पर भी थर्ड है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम के मामले में फोर्थ रैंक पे रतलाम है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम में फोर्थ रैंक पे कौन आ रहा है? आपका निवाड़ी। अगर आपका दिमाग घूम रहा है कि क्षेत्रफल, प्रतिशत, ऊपर नीचे, फर्स्ट, सेकंड, तो आप ना एक पेज लीजिए, उसमें 4 ऐसे कॉलम बनाइए। सॉरी यार, वो लाइन सीधी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैं जरा पेन टैप सीधा कर लेता हूं, इस तरीके से। और उसको ना आप इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तरफ लिखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन वाले जिले, और दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, जहां पे सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो एक तरफ क्षेत्रफल अधिक, एक तरफ क्षेत्रफल कम। इधर लिख लीजिए वो चारों जिले और इधर लिख लीजिए वो चारों जिले। अगला पेज लीजिए, या इसी पेज के बैक साइड पे लिख लीजिए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले। ठीक है, बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे 4 जिलों के नाम लिख लीजिए, यहाँ पे 4 जिलों के नाम लिख लीजिए, और इसको 5 से 7 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज तो कंफ्यूजन होता ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ आ गई होंगी। ये मैंने देखो आपको यहाँ बता दिया था, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा और निवाड़ी। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं, इस पेज को देख सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वन क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द एरिया? शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो किन जिलों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो किन जिलों में सबसे कम वन पाए जाते हैं? उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम। ठीक है, इन 4 4 8 4 12, ये जो 12 जिले हैं, 12 नहीं 16, इन 16 जिलों के नाम आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद होने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो पर्यावरणीय दृष्टि से 33% क्षेत्र, यानी कि अगर ये 90 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो इसका 1/3 यानी कि 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वहां पे कम से कम जंगल होने चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र के 33% भूभाग पर जंगल होने चाहिए पर्यावरणीय दृष्टि से, तभी वो क्षेत्र जो है उसका वातावरण, उसकी वायु गुणवत्ता, उसका मौसम, उसकी जलवायु, सारी चीजें सही रहती हैं। इससे कम अगर वन क्षेत्र होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बरसात ठीक से नहीं होगी, वहाँ के जो क्लाइमेट है वो निगेटिव हो जाएगा, वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो काफ़ी निगेटिव हो जाएगी। तो अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें फंक्शन करवानी है तो किसी भी क्षेत्र में आपको 33% ऑफ द एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर रखना होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन से पहले मैप है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो ये जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उससे रिलेटेड कुछ 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करंट अफेयर की जब सीरीज अपनी कंप्लीट करेंगे
तो उसके अंडर हम इस रिपोर्ट को फिर से कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं खासकर इंडिया लेवल पर। एमपी लेवल पर तो यही क्वेश्चन है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और होंगे और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इंडिया लेवल पर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ दो चार और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उनको हम अपनी करंट अफेयर वाली सीरीज में कवर करेंगे, तब वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पढ़ते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट को छोड़कर मध्य प्रदेश के वन संसाधनों पर आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 4, 5, 6 या 7? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के वनों को ना वर्गीकृत करने के 5 आधार हैं। प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वन विभाग के द्वारा एक वर्गीकरण किया गया है मध्य प्रदेश के वनों का, भौगोलिक आधार पर भी मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया जाता है, और आपका भौगोलिक आधार के बाद आपका प्रजाति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, और 5वां है प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो ये अलग अलग जो वर्गीकरण है, जैसे प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण 3 पार्ट में किया जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वन विभाग के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो होते हैं खुले वन, है ना, मध्यम वन, अति सघन वन, मध्यम सघन वन। उस प्रकार भौगोलिक आधार पर आपका सतपुड़ा क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र है। प्रजाति के आधार पर साल, सागौन, बांस और अन्य प्रकार के वन। प्रादेशिक आधार पर प्रादेशिक आधार पर ये आपका सतपुड़ा, विंध्य और शिवपुरी वाला क्षेत्र हो जाता है। और भौगोलिक आधार पर जो आपकी वर्षा होती है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और पर्णपाती वन। तो ये सारी चीज़ें सुन करके अगर आपको थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आगे वाले क्वेश्चंस में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना याद रखो कि मध्य प्रदेश को 5 अलग अलग आधारों पर मध्य प्रदेश की जो वन है उनको डिवाइड किया जाता है, प्रादेशिक, भौगोलिक, प्रजाति, शासकीय और वन विभाग। ठीक है, इनके अंदर फर्दर डिवीजन किया जाता है। मैं अभी उसी डिवीजन की बात कर रहा था। अगर आपने वो डिवीजन पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू उसको पढ़ लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, श्योपुर और ये वाला। ठीक है, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो मध्य प्रदेश में जो वन है वो सारे के सारे वन कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के। तो उष्ण कटिबंधीय ये जो शब्द है ये तो फिक्स है, मध्य प्रदेश के कोई से भी वन हो वो सारे के सारे वन मध्य प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय वन है। लेकिन ये पर्णपाती का मतलब क्या होता है? ऐसे वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं वसंत ऋतु में, जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ऐसे वन जहां क्या होता है? पतझड़ होता है। ऐसे वृक्ष जिनमें पतझड़ की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, तो उन वनों को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। एक आता है अर्धपर्णपाती वन, यानी कि ये जो वन होते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं और आधे पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्धपर्णपाती का मतलब है कि आधे पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती का मतलब क्या है? कि ये पत्ते को गिरा देते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि मध्य प्रदेश में जो है वनों को अलग अलग आधारों पर डिवाइड किया जाता है। तो जो भौगोलिक आधार पर डिवाइड किया जाता है मध्य प्रदेश के वनों को, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो है आपका उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, दूसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो ये जो कटीले वन है ये पाए जाते हैं पश्चिमी और मध्य प्रदेश में। ये जो आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच और पश्चिमी मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपके कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है।
उसके बाद जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, रायसेन है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा तो नहीं, रायसेन, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, है ना, इस मध्य प्रदेश में ठीक ठाक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं पर्णपाती वन। उसके बाद जो आपका दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा काफी अधिक होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बरसात होती है, इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं अर्धपर्णपाती वन। और यहाँ पे वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। अगर मैं आपको एमपी के मैप में ले चलूं और मैप में आपको दिखाऊं मैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आपका उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वाला। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के भूभाग में आपके कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये जो बीच में अर्धपर्णपाती वनों का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो अब सवाल ये था आपके सामने कि मध्य प्रदेश के इन कौन से जिलों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जिसमें सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिला आता है, यहाँ पे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जो है मंडला, बालाघाट और सीधी, यहाँ पे पाए जाते हैं अर्धपर्णपाती वन। और ये जो है आपका शिवपुरी और रतलाम, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में बताया था, ये शिवपुर है, शिवपुरी है, रतलाम है। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? कटीले वन पाए जाते हैं। ये आपका छतरपुर है ना, सागर है, ये आपका रायसेन है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ये आपका बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, सीधी है, सिंगरौली है, यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? अर्धपर्णपाती वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। इन वनों में साल, सागौन और बांस आदि की बहुलता होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो आपके अर्धपर्णपाती वन होते हैं, जहां बरसात 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, वहां पे मुख्य रूप से 3 ही वृक्ष पाए जाते हैं: साल, सागौन, बांस और महुआ। ये वनों की प्रजातियां हैं। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं अर्धपर्णपाती वनों वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में ये वन पाए जाते हैं, गलत है। ये कहाँ पाए जाते हैं? छिंदवाड़ा है, आपका बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, सीधी, सिंगरौली, उस साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती? नहीं, यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कर लेंगे उसको। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इसी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे साल, सागौन, बांस की बहुलता होती है, जबकि नहीं, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, आगे देख लेंगे। ये रहा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? देखो, अर्धपर्णपाती में तो आपको मैंने बता दिया ना कि बांस है, साल है और सागौन है। लेकिन जो शुष्क पर्णपाती, जो कटीले वन होते हैं, उन्हीं को शुष्क पर्णपाती भी कहा जाता है। यही इसका निकनेम है, दूसरा नाम है। चाहे कटीले कह लो, चाहे शुष्क पर्णपाती कह लो, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं कटीले वन, जिसमें आते हैं आपका कीकर है, बबूल है, खैर है, बेर है। तो ये जो आपके वन हैं, ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती या कटीले वनों के अंतर्गत। अब बच कौन सा गया है आपका? सिर्फ पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो होते हैं, वहां पे मुख्य रूप से आपको सागौन,
शीशम, नीम, तेंदुपत्ता, ठीक है, इस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित जिला समूह में से सागौन के घने वन कहां पाए जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सागौन जो है वो पर्णपाती में भी पाया जाता है और वो अर्धपर्णपाती में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्णपाती वाला क्षेत्र है यहां पे बहुतायत में पाया जाता है। सागौन की मात्रा जो है, सागौन के वृक्षों की जो मात्रा है वो आपके पर्णपाती वनों का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए यहाँ पे जब आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो तो याद रखना कि जो सागौन है वो बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं, पर्णपाती वनों में, और जो साल है वो अर्धपर्णपाती वनों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये मात्रा कम नहीं है, ये अधिक है, अधिक है, अधिक, ऊपर एरो करना है, ठीक है। तो साल बहुतायत में पाया जाता है अर्धपर्णपाती वनों में और सागौन बहुतायत में पाया जाता है पर्णपाती वनों में। अब जो मंडला है, बालाघाट और सीधी, ये रहा आपका बालाघाट, ये रहा मंडला, है ना, ये इधर आपका सीधी है, तो ये है सीधी, ठीक है, ये रहा सीधी, क्योंकि सबसे पूर्व में ये सिंगरौली है, ये सीधी है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तो पाए जाते हैं साल वृक्ष की बहुतायत। सागौन भी पाया जाता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। जिस लिखा ना सागौन के घने वन, तो यहाँ पे घने वन नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे साल के घने वन पाए जाते हैं। सागौन के घने वन इधर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगले ऑप्शंस को देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, उमरिया, शिवपुरी, निमाड़। अब ये देखिए, उमरिया तो इन्होंने, ठीक है, शहडोल, उमरिया ये वाला जिला तो है, यहाँ तो सागौन पाए जाते हैं, लेकिन ये निमाड़ का क्षेत्र, यहाँ पे सागौन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो शिवपुरी वाला क्षेत्र है यहाँ पे सागौन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। तो ये होशंगाबाद, ये जबलपुर और ये आपका छिंदवाड़ा, इस क्षेत्र में सागौन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे भी सागौन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे भी सागौन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में सागौन पाए जाते हैं। तो जो घने वन लिखा है ना, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपको यही नहीं देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि ये देखना होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। तो मैंने आपको बताया था प्रशासनिक आधार पर जो वन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहले कौन से होते हैं, आरक्षित वन, रिजर्व्ड। दूसरे होते हैं संरक्षित वन। जो 5 आधार बताए थे ना कि मध्य प्रदेश के वनों को 5 अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उनमें एक आधार शासन या प्रशासन भी है और तीसरा है अवर्गीकृत, है ना। तो जो आरक्षित वन होते हैं यहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंध होती हैं, यहां पे मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा होता है। यहां पे मानवीय गतिविधियों की थोड़ी बहुत अनुमति होती है, ठीक है। और ये तो अवर्गीकृत होते हैं, इनसे तो सरकार को कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे आपको जो मर्जी करो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, आपका जो क्वेश्चन है कि शासन का कठोर नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो कठोर नियंत्रण होता है आरक्षित वनों में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आरक्षित वन जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा कठोर नियंत्रण होता है। वहां पे मानवीय गतिविधियां, पशुओं का चारण करना, मतलब जानवर वगैरह चराना वराना, ये सारी गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। संरक्षित वन जो होते हैं उसमें थोड़ी बहुत अनुमति होती है मानवीय गतिविधियों की। अब मध्य प्रदेश के जो टोटल वन हैं उनको अगर हम इस आधार पर डिवाइड करें तो 65% के आसपास जो मध्य प्रदेश के वन है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं और 33% के आसपास मध्य प्रदेश के वन आते हैं इसके संरक्षित के अंतर्गत, और 2% के आसपास मध्य प्रदेश के वन जो है वो अवर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं। तो ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। साल, सागौन, खैर, धबड़ा।
तो जो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट है, अलग अलग वनों की प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहीं साल है, कहीं सागौन है, कहीं महुआ है, कहीं कीकर है, कुछ है कुछ है। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किस पेड़ की प्रजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में जो टोटल वन है उसमें लगभग 20% तो सिर्फ और सिर्फ आपका सागौन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है साल, लगभग 4% के आसपास, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है बांस। तो ये मध्य प्रदेश में टॉप 3 वृक्षों की वो प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश के वनों में पाई जाती हैं। सागौन जो है इसका साइंटिफिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, ये याद रखना, टेक्टोना ग्रैंडिस। और जो साल है इसका नाम है सोरिया रोबस्टा, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो वनों का संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश में वन विकास निगम यानी कि वनों का संरक्षण करना, वनों का विकास करना, इन सब कार्यों के लिए मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई, 24 जुलाई 1975, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मध्य प्रदेश वन विकास निगम का, इसका हेडक्वार्टर है आपका भोपाल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां पे है। तो देखो केंद्र सरकार का है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। उस देहरादून का जो वन अनुसंधान संस्थान है उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश में। तो वो कहां पे है, तो वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। अब एक है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये है वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। शिक्षा केंद्र और ब्रैकेट में लिखा है महाविद्यालय। अगर ब्रैकेट में महाविद्यालय ना भी लिखा हो, शिक्षा केंद्र लिखा है ना, शिक्षा केंद्र का मतलब ही है कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट यानी कि वनों की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले कहाँ पे कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की स्थापना सबसे पहले की गई थी बालाघाट जिले में 1979 में, उसके बाद बैतूल जिले में 1980 में। ये फॉरेस्ट की एजुकेशन देने वाले 2 कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए थे, 1979 में बालाघाट में और 1980 में बैतूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये अलग क्वेश्चन है, वो था फॉरेस्ट मैनेजमेंट शिक्षा केंद्र, ये है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है। तो वन स्कूल जो है, वन स्कूल यानी कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है उसको बोलते हैं वन स्कूल। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वन स्कूल है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने अपने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण कर दिया है 1970 में। 1970 में मध्य प्रदेश ने अपने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। किसी भी चीज़ पे जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने सारे के सारे वनों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल स्थापित किया है, यानी कि नेशनलाइजेशन किया है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया। तो ये नेशनलाइजेशन 1970 में किया था, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं। इसमें ना दो शब्द दिए गए हैं, एक तो दिया गया है आरक्षित वन और दूसरा शब्द है वन वृत्त। तो आरक्षित वन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आरक्षित वन जहां पे मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। दूसरे होते हैं संरक्षित वन जहां पे मानवीय गतिविधियों की थोड़ी बहुत अनुमति होती है। और तीसरे होते हैं अवर्गीकृत वन जहां पे आपको जो मर्जी करो, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। तो ये आरक्षित वन जो है ये प्रशासनिक आधार पर वनों के वर्गीकरण की एक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये तो हो गए आरक्षित वन। अब वन वृत्त क्या है? पूरे मध्य प्रदेश को 16 वन वृत्तों में डिवाइड किया गया है। अब ये वन वृत्त क्या है? वन वृत्त जो है वो कई जिलों का समूह होता है। ऐसे जिले जहां एक जैसे वन पाए जाते हैं, ऐसे जिले जहां समान प्रजाति के वृक्ष या समान प्रजाति के वन पाए जाते हैं, उनको आपस में जोड़ करके एक वन वृत्त बना दिया जाता है ना। उन सारे जिलों का समूह जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? वन वृत्त। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने वन वृत्त हैं? 16 वन वृत्त। अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस वन वृत्त में आरक्षित वन सबसे अधिक हैं। तो मध्य प्रदेश का जो खंडवा वन वृत्त है, यहां पे आपको सबसे ज्यादा आरक्षित वन वृत्त देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन वृत्त अगर खंडवा में है तो सवाल ये है कि सबसे कम आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? सबसे ज्यादा तो खंडवा में है, लेकिन सबसे कम, तो सबसे कम आरक्षित वन जो है वो आपके छतरपुर वन वृत्त में है। ठीक है, और ये तो हो गया आरक्षित वनों का। सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस वन वृत्त में है? तो वो है आपका छतरपुर। छतरपुर में जो है संरक्षित वन सबसे ज्यादा है और आरक्षित वन जो है वो सबसे कम है। खंडवा में आरक्षित वन सबसे ज्यादा है और संरक्षित वन सबसे कम है। तो आपको बस 2 ही जिलों का नाम याद रखना है, 2 ही वन वृत्तों का नाम याद रखना है, खंडवा वन वृत्त, एक छतरपुर वन वृत्त। खंडवा वन वृत्त में आरक्षित वन ज्यादा है और संरक्षित वन कम है। छतरपुर वन वृत्त में संरक्षित वन सबसे ज्यादा है और आरक्षित वन सबसे कम है। आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा और आपको चीजें वैसी ही समझ आ रही होंगी जैसी मैं समझाना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? तो ये जो पंचवन योजना है इसका टारगेट ये था कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां 33% से कम वन है। जैसा अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हर जगह 33% तो वन होने ही चाहिए, लेकिन ऐसे जिले जहां 33% से कम वन है उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और वहां पे हमें 33% वनों का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको अचीव करना है। इसलिए हमने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है पंचवन योजना। कब लॉन्च की थी? ये 1976-77 में लॉन्च की थी और इसका टारगेट था ऐसे जिले जहां 33% से कम वन है वहां पे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि 33% वन हर जगह हर क्षेत्र में सुनिश्चित किए जा सकें, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से वो सही हो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब क्या है सामाजिक वानिकी का? सामाजिक वानिकी का मतलब है समाज की सहायता से या समाज के लोगों की सहायता से। सरकार जब कोई योजना लॉन्च करती है तो सामान्यतः उस योजना का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सरकार के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी उस योजना को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये जो सामाजिक वानिकी योजना थी इसका उद्देश्य यह था कि हम समाज के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो बाकी के लोग हैं, समाज के लोगों की सहायता लेकर के
उनके सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे। उनके सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। तो ये योजना लाई गई थी समाज के लोगों के सहायता से, लोगों के सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 1976 में। मध्य प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पे? अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कॉलेज है, पहला फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में 1979 में और दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल में 1980 में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बालाघाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो खैर है, यहां से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका पलास है, पलास से क्या प्राप्त किया जाता है? गोंद प्राप्त किया जाता है। और जो साल है, वैसे मुख्य रूप से तो सागौन की लकड़ी का उपयोग होता है फर्नीचर बनाने के लिए, बाकी ये साल की लकड़ी का उपयोग भी फर्नीचर के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो खैर का वृक्ष है, यहां से हमें प्राप्त होता है कत्था। और कत्था बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में है, एक शिवपुरी और एक मुरैना। शिवपुरी और मुरैना, इन 2 जिलों में कत्था बनाने का कारखाना है। और कत्था बनता किससे है? खैर वृक्ष की लकड़ी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले। मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहां पे लाख का उत्पादन होता है? मंडला, जबलपुर, शहडोल या उपरोक्त सभी? तो इन सभी जिलों में लाख का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों में। लाख का उपयोग किसमें होता है? चूड़ियां बनाने में। बेसिकली चूड़ियां बनाने में इस लाख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो आपकी उमरिया जिले में लगाया गया है। लाख उत्पादन का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था और उसके 2 साल बाद 1974 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में कटीले वन, पर्णपाती वन और अर्धपर्णपाती वन। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कटीले वन है, यहाँ पे पर्णपाती वन है और यहाँ पे अर्धपर्णपाती वन है। तो इसमें आपका ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड, इन तीनों ही जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चंबल घाटी वाला जो क्षेत्र है जहां पे बीहड़ भूमि का निर्माण किया गया है चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप। इंटरलिंक भी करते रहा करो, पुराना जो पढ़ा हुआ कंटेंट है उसको रिवाइज भी करते रहा करो। निम्नलिखित में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त लघु वनोपज रोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है? एक योजना है केंद्र सरकार की जिसका नाम है लघु वनोपज रोपण योजना। अब सवाल यह है कि ये जो योजना है इन दिए गए ऑप्शंस में से किन किन जिलों में लागू की जा रही है? सिवनी, सागर, जबलपुर और बैतूल। इस योजना का काम क्या है? वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं जिनको हम वन उत्पाद बोलते हैं, जैसे शहद हो गया, जैसे गोंद हो गया, जैसे लकड़ी हो गई, तो इन वन उत्पादों को इकट्ठा करना, इनको प्राप्त करना, इनका भंडारण करना और इनको प्रॉपर तरीके से बेचने के लिए मार्केट प्रोवाइड करना, मार्केटिंग वगैरह करना, इन सब कामों के लिए एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम है लघु वनोपज रोपण योजना। तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लॉन्च की गई है, जबलपुर जिले में लॉन्च की गई है और बैतूल जिले में। सागर नहीं आएगा, यानी कि 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? ठीक है, तो भारत की कुल वन भूमि का लगभग 12.5% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 12.4% के आसपास एमपी के अंतर्गत आता है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। भारत के कुल तेंदुपत्ता प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का योगदान 60% के आसपास है। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने कब किया था? 1963 में। यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें किया जाता है? मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इसमें इन्होंने 30% दिया, वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है? हिमाचल, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम या मेघालय? तो मध्य भारत क्षेत्र जो है, यहाँ पे बहुतायत में आपको सागौन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का उपयोग किसमें होता है? अभी मैंने बताया आपको, बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्यारा तो नहीं बना पाया हूं मैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इतने क्षेत्रफल में से कितना परसेंट एरिया है जहां पे वन पाए जाते हैं? तो इस क्षेत्रफल के टोटल 25% एरिया पर वन यानी कि जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये जो, हाँ ये तो मैंने बता दिया था, एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें कुछ नया नहीं है। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला? अभी मैंने देखा था कि जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है उसकी क्षेत्रीय प्रयोगशाला कहाँ पे है? जबलपुर जिले, 1963। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल, अच्छा हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में जो सागौन है, सागौन का जो जंगल है, वो ये बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे सागौन बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है रायसेन। आई होप आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। रायसेन जिले में एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, रातापानी। इस रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सागौन का जंगल है वो बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है, बहुत घना है, इसलिए इसको सागौन के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत कवर किया जाता है। रायसेन जिले के रातापानी अभ्यारण्य में सागौन का बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल पाया जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब ये जो रायसेन का रातापानी अभ्यारण्य है, इसको 2024 में किसमें शामिल किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट में। मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? टोटल 9 है। 9th टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? माधव नेशनल पार्क, जो है शिवपुरी जिले में। ठीक है, इसके बीचों बीच से निकलती है मनिहार नदी। वो तो खैर हम जब नेशनल पार्क करेंगे तब हम सारी चीज़ें देखेंगे, नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर। लेकिन अभी ये याद रखना कि सागौन के जो जंगल है वो रातापानी बाग वन्यजीव अभ्यारण्य में जो सागौन के जंगल है वो काफ़ी फेमस है और ये रायसेन जिले में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। उसके बाद है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? पहाड़ी वन है, शुष्क पतझड़ वन है, कटीले वन है या आर्द्र पर्णपाती? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बरसात अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्राप्त करने वाले वृक्ष का नाम क्या है? तो जो आपका सागौन है, इसको सागवान भी कहते हैं, इसको सागौन भी कहते हैं। सागौन से हमें बहुत ही बेहतरीन इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है?
तो खैर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था, और इस कत्थे को बनाने का कारखाना कहाँ है? एक है मुरैना में और दूसरा कहाँ पे है? शिवपुरी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खत्म। ये तो थे आज के वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप अगर क्वेश्चंस को इजीली बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा की तरह फिर से बोलूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे थे, क्वेश्चंस बनाने में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था, तो आपने जिस भी रिसोर्सेज से एमपी को पढ़ा है वहाँ पे जाके फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से इस पीडीएफ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 90% क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 90% से नीचे हो, 60%, 50% के आसपास हो, तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। ठीक है, आपको एमपी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप इस पीडीएफ को फिर से सॉल्व कीजिए। और आई होप कि आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ में आए होंगे, मैंने जो डिटेल एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका डाउट, आपकी प्रॉब्लम का हमारी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।